नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से 18वीं तरमीम के हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही थी कि 18वीं तरमीम के हवाले से हुकूमत जो है वो कुछ इसमें तब्दीली लाना चाहती है, हुकूमत अपोजिशन के साथ बातचीत करना चाहती है। और इस प्रोसेस का सिलसिला जो है, ये जो डिबेट शुरू हुई, इसका सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तान के फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में शहजाद इकबाल साहब के साथ एक सवाल का जवाब देते हुए कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन दी। फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसकी एक्सप्लेनेशन दी। अब पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब इस वक्त मेरे साथ है। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया। बात तो शुरू हुई थी 18वीं तरमीम की पॉसिबल रिफॉर्म के हवाले से और आपने बड़ा अच्छा उसका बड़ा मुफस्सिल जवाब दिया था। जी असद उमर साहब, इसके आपका जवाब का जो है ये टुकड़ा, इससे तो ऐसा लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि एक प्रोसेस जो है बाकी सियासी जमातों के साथ शुरू हो चुका हुआ है, मतलब उस पर कोई बातचीत हो भी रही है। इस पर कुछ आप बता सकेंगे कौन कौन सी सियासी जमातों के साथ ये बात हो रही? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि ये उमूमी तौर पर ये बातचीत मुख्तलिफ सियासी पार्टियां करती रही और अभी की बात नहीं है। जो पिछली असेंबली थी उसके अंदर भी मुझे याद है कि इस बात के ऊपर असेंबली के अंदर भी बातचीत होती थी। 18वीं तरमीम लाई गई। 18वीं तरमीम के ऊपर जब अमल किया गया तो एक तो कुछ बिल्कुल शुरू में ही उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इश्यूज आए थे। उसके बाद भी कुछ तब्दीलियां की गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर। और ये बातचीत जो है वो चलती रही है। वो सिर्फ एक कोई मैं को खास प्रोसेस की नहीं बात कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई नई चीज नहीं है पाकिस्तान की सियासी माहौल के अंदर कि लोग इस बात की निशानदेही करेंगे जी 18वीं तरमीम के अंदर जो सूबों का और वफाक का आपस में रिश्ता है उसको इम्प्लीमेंटेशन के तौर के ऊपर चलाने के लिए अंदर और बेहतरी करने की क्या जरूरत है। देखिए, इसका फिर क्या मतलब हुआ कि असद उमर साहब के इस लेवल पे, यानी ये बात अभी सिर्फ एक सोच की हद तक है, क्योंकि दावे तो इस किस्म के किए जा रहे हैं, बाज़ और मिनिस्टर्स कह रहे हैं, बाज़ लोग कह रहे हैं कि एक्टिव एंगेजमेंट हो रही है इस हवाले से पीएमएलएन के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। मुझे भी ये सुनने में मिला है। मेरे तक अभी ये खबर नहीं पहुंची। आज मैंने पूछा भी था एक मिनिस्टर साहब से कि मैंने कुछ सुना कि जी आपने को कहा है कि मैं कोई मुज़ाकरात कर रहा हूँ। जी जी, तो मुझ तक इन मुज़ाकरात की खबर नहीं पहुंची है। नहीं जी, मुझे एटलीस्ट मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई कर रहा हो, लेकिन बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ऐसी कोई मुज़ाकरात। असद उमर साहब, मिनिस्टर साहब ने तो ये कहा है कि आपने मुलाकात खुद की है, बजाते खुद आपने मुलाकात की है इस हवाले से। मैं आपको बता चुका हूँ कि 18वीं तरमीम के ऊपर कोई मुज़ाकरात, ना मैं अभी तक किसी में शामिल रहा हूँ, ना कोई मुज़ाकरात ऐसे हुए हैं। वैसे ऑपोजिशन वालों से तो हम मिलते रहते हैं, तो अक्सर मुलाकात होती रहती है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं हुई नहीं, लेकिन अब देखिए, अब इसमें कुछ दिन पहले उमर चीमा साहब की एक स्टोरी आई है, वो एक नई चीज़ इसमें ऐड हो गई है। वो चीज़ ये ऐड हो गई है, पहले सिर्फ 18वीं तरमीम की बात थी, अब की बात है कि तरमीम के ऊपर एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जिसमें पीएमएलएन कहती है कि हम तरमीम को सपोर्ट करेंगे अगर नैब के कानून में इस किस्म की तब्दीली की जाए कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ के जो केसेस हैं वो ख़त्म हो सकें। उसमें बाकायदा सेक्शन 15A की लैंग्वेज को तब्दील करने की बात है, और ये बात अब छप चुकी है, पब्लिश हो चुकी है। जी देखें, हमारी जिसके ऊपर बातचीत हो चुकी है वो, ये मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ, 18वीं तरमीम पे तो कोई बातचीत नहीं हुई है हमारी, लेकिन नैब के कानून के ऊपर बिल्कुल बातचीत हो चुकी है। जब ये नैब का कानून का ऑर्डिनेंस आया था उसके बाद जाहिर है कि जिस वक्त तक हम उसको असेंबली से पास ना करवा दें तो वो मुस्तकिल बुनियाद पर एक कानून नहीं बन सकता। ऑर्डिनेंस तो एक आर्जी चीज होती है। उसके बाद कम से कम 2 मीटिंग्स का मैं भी हिस्सा रहा हूं जिसके ऊपर मुफस्सल बातचीत की गई है। 5-6 अहम नुकात हैं जो अपोजिशन ने रेज किए थे। जाहिर है उन्होंने उस मीटिंग में ये किसी ने नहीं बात की थी कि हम अगर आप ये कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन नैब कानून जरूर डिस्कस हुआ था, वो बात हो चुकी है। और अभी भी दोबारा जब हम पुराना जो लैप्स कर किया है, एक नए मुसवदे के ऊपर काम किया जा रहा है, फरूक नसीम साहब लॉ मिनिस्टर उस पर काम कर रहे हैं। जब वो मुसवदा तैयार हो जाएगा तो हम अपोजिशन के साथ फिर बैठेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो कानून मुस्तकिल बन ही उस वक्त सकता है जब हम दोनों हाउसेज से उसको पास करवा सकें। अच्छा, अब थोड़ी सी यानी एक थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नैब के हवाले से, नैब के ऑर्डिनेंस के लिए सपोर्ट के लिए आपने जो पॉलिटिकल मीटिंग्स की हैं पीएमएलएन के साथ की हैं, उसकी वजह से ये स्टोरी आ रही है कि वहाँ पर 18वीं तरमीम और नैब में ट्रेड ऑफ हो रहा है? कहीं ये आप समझते हैं ये वो मीटिंग है जिसकी तरफ मिनिस्टर साहब ने भी इशारा कर दिया?
सर ये हो सकता है कि नैब की मीटिंग्स, वैसे ये नैब की मीटिंग जो है ये कोरोना क्राइसिस आने से पहले हुई थी, ये बहुत रीसेंट नहीं है। ठीक है। ये कोई पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात नहीं है। हाँ, दोबारा राब्ता जरूर हुआ है, क्योंकि हमने कहा था, एलानिया कहा था कि नए मुसव्विदे के नैब के साथ हम ऑपोजिशन के साथ राब्ते करेंगे। तो कल भी मुझे परवेज खट्टक साहब बता रहे थे कि उनकी शायद ख्वाजा आसिफ साहब की उनसे बात हुई थी कि वो पूछ रहे थे कि कब तक मीटिंग होगी, लेकिन अभी हुई नहीं है। लेकिन 18वीं तरमीम वाली तो मैं आज भी पूछ रहा था कि ये स्टोरी चली कहाँ से है। तो इतनी बड़ी चीज हो गई है, उस पर खत लिखे जा रहे हैं सेनेट के अंदर और लीडर्स के बयानात आ रहे हैं। मैं ये मुअम्मा है अभी तक मेरे लिए। वो तो शायद इसलिए है कि पॉलिटिक्स में क्विड प्रो को होता है। तो जो सियासी जमातें हैं PMLN PPP जिनसे आपकी नैब के ऑर्डिनेंस पे बातचीत हो रही है, वो इन रिटर्न आपसे क्या चाह रहे हैं? सर वो रिटर्न तो मेरे ख्याल में वो बायसे खुद जो है नैब का कानून के अंदर जो वो तरामीम चाहेंगे तो वही क्विड प्रो को उसी के अंदर होगा, कानून के अंदर। जाहिर है उनका एक तजुर्बा है, बड़ा तल्ख तजुर्बा है नैब के कानून के साथ। हालांकि हम तो उस मीटिंग के अंदर हमने उनसे सवाल ये किया था, भाई कानून आपने बनाया, जो लोग उस कानून को नाफिज कर रहे हैं वो आपके लगाए हुए हैं, हमारा इसमें क्या लेना देना, हमसे किस बात की आप शिकायत करते। और उनमें से 1-2 सीनियर लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि हम तो उस वक्त भी कहते थे कि इसको अभी बदल लो, लेकिन हमने अपनी गलती की, हमने नहीं बदला। तो वो जो निगोशिएशन होनी है वो तो नैब के कानून की बजाते खुद एक निगोशिएशन गिव एंड टेक है। और जाहिर है कि तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, इमरान खान की सियासत का और तहरीक इंसाफ की और हमारी सियासत का एक बड़ा कलीदी कंसर है एहतसाब। तो जाहिर है कि वो बड़ी मुश्किल होगी, जो भी गिव एंड टेक होगी, जो भी निगोशिएशन होगी, देखें क्या बनता है। अच्छा साहब, आप चूंकि मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग हैं और आपके तो ये डायरेक्टली पोर्टफोलियो में भी आता है, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है हुकूमत को इसके हवाले से एडवाइस करना। अब इस वक्त आपकी और आपकी हुकूमत की थिंकिंग, मंशा और सोच लॉकडाउन्स के हवाले से क्या है कि लॉकडाउन्स में मजीद कब तक ये लॉकडाउन जो है इस तरह से जारी रह सकेंगे? अच्छा, तो इसके अंदर 2 चीज़ें जी। एक तो सिम्ट की अगर आप बात करें तो हम बिल्कुल क्लियर हैं। कल मैंने बड़ी तफसील से वजह समझाई कि क्यों हमारे ख्याल में बंदिशें कम करने की तरफ जाना चाहिए। तो सिम्ट तो बड़ी वाज़ेह है। जो अभी तक फैसला हुआ हुआ है वो 9 मई तक एक फैसला हुआ हुआ है, मुशावरत से NCC ने यूनानिमस फैसला किया था। तो NCC के पास ही जाके हम 9 मई के बाद करना है, क्या करना है वो कुछ तजावीज़ रखेंगे और अगले वो 1-2 दिन के अंदर वो क्लियर हो जाएंगी, वो क्लियर और उनको रख दी जाएगा। लेकिन एक ही गो में ये मैं बिल्कुल वाजे कर लूं, ऐसा नहीं होने वाला कि 10 मई को हम जाके बोलेंगे जी बिल्कुल पाकिस्तान जैसा कि 15 फरवरी को चल रहा था वैसे ही दोबारा चलाना शुरू कर दे। कुछ बंदिशें हटाने की तजवीज़ होगी, फैसला करें, 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते उसके रिजल्ट्स देखें, जिस तरीके से हमने 14 अप्रैल को फैसला किया था। और 14 अप्रैल के बाद बहुत शुक्रिया, कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इस पर कुछ मैं एनालिसिस भी करता हूँ आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं सम अप कर दूं कि असद उमर साहब ने क्या कहा है, क्योंकि जो कुछ असद उमर साहब ने कहा वो फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनसे भी मैं समझना चाहूँगा उन्हीं इश्यूज़ और उन्हीं मामला और डेवलपमेंट्स के हवाले से। असद उमर साहब ने ये कहा कि हम नैब के ऑर्डिनेंस को सपोर्ट हासिल करने के लिए ऑपोजिशन की जमातों के साथ इन टच हैं, उस हवाले से हमारे सुलह मशवरे हो रहे हैं, हमारी मीटिंग्स भी हो रही हैं। 2 मीटिंग्स में मैं खुद जो है वो शामिल हुआ हूँ। ताहम 18th अमेंडमेंट और नैब के ऑर्डिनेंस के दरमियान कोई क्विड प्रो को नहीं है। उन्होंने कहा मैं इससे वाकिफ़ नहीं हूँ। ये और बात है कि एक और फेडरल मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि असद उमर ऐसी मीटिंग्स में शामिल हैं जहाँ एक क्विड प्रो को हो रहा है, यानी हुकूमत 18th अमेंडमेंट पे अपोजिशन की जमातों PMLN और PPP की सपोर्ट हासिल करना चाहती है और अपोजिशन की जमातें ख़ास करके PMLN ये चाहती है कि नैब के कवानीन में इस तरह की तब्दीलियाँ की जाएँ कि नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ के केसेस जो हैं उन्हें ख़त्म किया जा सके। अब हकीकत क्या है, कई दफ़ा हकीकत एक प्याज की तरह होती है जिसे छीलना पड़ता है, अनियन की लेयर्स की तरह होती है। अब मेरे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, बहुत ही इन्फॉर्म्ड हैं। देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमें क्या बताते हैं। अब्बासी साहब वेरी वार्म वेलकम टू दिस डिस्कशन। बहुत शुक्रिया। अब तमीद तो आपने मेरी सुन ली है। असद उमर साहब कहते हैं कि नैब के ऑर्डिनेंस के हवाले से वो 2 मीटिंग्स कर चुके हैं और अपोजिशन की जमातों से हम सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं क्योंकि उनके बगैर ये हो नहीं सकता। ये प्याज छीलेंगे तो आंसू ही निकलेंगे जितना मर्जी छीला जाता आंसू निकलेंगे। तो ये बात बड़ी सीधी है। नैब
का हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया छोटा उससे पहले नैब के बारे में गुफ्तगू हुकूमत से थी अपोजिशन की कि भाई ये गलत कानून है। तकलीफ उनको जब हुई, जब हम पे तकलीफ आपकी तो अपने जमाने जब नैब के ऑर्डिनेंस आपने लेके आए थे आप लोग? नहीं, हम नहीं लेकर आए, नैब मुशर्रफ का था। तो हम पे जब केस थे तो कोई तकलीफ नहीं थी। इसका बेसिक डॉक्यूमेंट वैसे डिफरेंट था जो एहतसाब और रहमान का होता था, जो सेनेटर उस वक्त थे। जी बहुत फर्क है इसमें उसमें फर्क जी जमीन आसमान का फर्क। मोटा फर्क क्या था? क्योंकि आपने भी तो एक एहतसाब का बड़ा पावरफुल बुनियादी तौर पे 100 फर्क है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे है। दुनिया में ऐसा कानून नहीं है। मैं कहता हूँ डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब चोर हैं, कत्ल कर दिया, नहीं चोर हैं, ठीक। अब आप साबित करें कि आप चोर नहीं है। मुझ पे कोई बर्डन नहीं है कि मैं कहूँ जी कि आपने क्या चोरी की है, भैंस चोरी की है, गाय चोरी की है, क्या किया है। लेकिन वो इस बेसिस पे नहीं है कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और आपके पास अरबों रुपए के मेरे पास असासे हैं तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरे पास असासे कहाँ से आए। बिल्कुल ये नहीं है। हाँ ये भी है। मैं कहता हूँ जी पीरजादा साहब के पास 2 अरब के असासे हैं, ठीक, मैं कोई सबूत नहीं देता। नहीं, सबूत तो देना पड़ेगा। नहीं, सबूत नहीं, ये सबूत आपने देना है कि मेरे पास नहीं है। कहना होगा कि सेंटोरस मेरे नाम पे है, ब्लू एरिया की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, मैं साबित करूंगा मेरे नहीं। मैं कहता हूं आपके सेंटोरस इनके नाम पे है, ठीक। अब आप साबित करते रहे कि मेरे नाम पे नहीं। आप देंगे ना डॉक्यूमेंट्स के सेंटोरस मेरे नाम? मैं कहां से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि आप कह रहे हैं कि नैब में ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं होता। एक तमाशा है ना। लेकिन ये तमाशा आपकी सारे दौरे हुकूमत में रहा ना जारी। ये कानून आपके होता था ना। हुकूमत के से ताल्लुक नहीं होता। नैब एक अलहदा इदारा है। इस हुकूमत ने ओनरशिप ली हुई है। नैब तो एक अलहदा इदारा है, उसका हुकूमत से ताल्लुक नहीं, हुकूमत से डायरेक्शन वो नहीं लेता, वो खुद ही उसके पास। इसकी क्या एविडेंस है कि इन्होंने उसकी अथॉरिटी ली हुई है नैब की? ये भी तो यही कहते हैं ना कि आम तासुर है कि इनके कंट्रोल में नहीं है। वो खुद कहते हैं, वो साहब हैं, पता नहीं क्या उनका नाम है, इंग्लैंड से कोई आए हैं, एक बैरिस्टर साहब हैं। अच्छा, शहजाद अकबर साहब। हाँ, अकबर साहब। वो कहते हैं जी मैं जिम्मेवार हूँ, मैं एहतसाब का वो हूँ, SAPM हूँ। उनका नाम तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर है ना? नहीं, एहतसाब पे ना। हाँ। तो एहतसाब वो खुद कहते हैं मैंने ये केस करवाया है। प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे अंदर किया। नैब ने, प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका में तकरीर में कहा 5,000 पाकिस्तानियों के सामने। 5,000 अच्छा 50,000 50,000 कर लेते। 25-30,000 तो थे शायद। नहीं, उस आप नेट पे जाके उस ऑडिटोरियम की कैपेसिटी देख लें। अमेरिका में ज्यादा बंदे नहीं आने देते। 25,000 है ना कैपिटल बनने में। 25,000। अच्छा, 25,000 ठीक है जी। 25,000 के सामने कहा कि शायद अब्बासी कहता मैं सर हैरान हो रहा हूँ कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मौक़िफ़ में के फैक्ट्स में फर्क कितना होता है। नहीं फर्क नहीं, मैं 50 कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 की कैपेसिटी। नहीं मैं 50 कर देता हूँ। अच्छा चले, ठीक है। 30,000 लोग। 30,000 उसने कहा कि मैंने उसको अंदर कर दिया। आपका नाम तो ले लिया? नाम लेके कहा, आप तकरीर देख ले। उसने कहा मैंने, बार बार वो कहता है मैंने इसको अंदर कर दिया, मैंने उसको अंदर कर दिया। तो जिम्मेवारी उठाई हुई है उन्होंने। ठीक है। तो अब नैब पे बात हो रही थी जब हुकूमत को तकलीफ हुई, क्योंकि अफसरों ने काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जी हम तो कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, हमने जिंदगी भर नैब नहीं भुगतनी, हमने तो अप्रूवर नहीं बनना। तो बातचीत जारी थी। इतने में हुकूमत एक ऑर्डिनेंस ले आई, एक फारूक नाइक साहब बिल ले आए, प्राइवेट मेंबर बिल सेनेट में, वहां भी कमेटी बन गई, यहाँ ऑर्डिनेंस में कमेटी बन गई। उस ऑर्डिनेंस में 15A को तो इन्होंने चेंज नहीं किया उसकी लैंग्वेज को। वो तो ऑर्डिनेंस बड़ा मामूली से था ना। हाँ। वो बड़ा मामूली से था कि पता नहीं टैक्स के कोई इश्यूज हैं, वो नहीं यहाँ पे आएंगे, इस किस्म की वो मामूली सी बातें थी। क्योंकि जब तक आप नैब के कानून को मुस्तकिल और मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं करेंगे ना, तो ये एक कोर्सिव टूल है, यानी ये लोगों दबाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो हमने कहा कि भाई ठीक है बात कर लें। कमेटी बन गई पार्लियामेंट की, मैं खुद पेश हुआ उसके सामने। मैंने उनको बताया, मैं जनाब मैंने नैब फेस की है और मैं 2000 से फेस कर रहा हूँ। मैं नैब का आज का गाहक नहीं हूँ, मैं नैब की ओरिजिनल गाहकों में से हूँ। सन 99 में बनी थी, 2000 से मुझ पर मुकदमे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा मैं सब, तो मैंने बताया कस्टमर हूँ मैं इसका। जी ओरिजिनल कस्टमर हूँ लॉन्च कस्टमर, एयरलाइन बिजनेस में लॉन्च कस्टमर कहते हैं। ठीक है जी। तो मैंने कहा कि ये खराबियां हैं, कोई 15-16 कॉन्सेप्चुअल। मैंने कहा जी ये चीजें अगर आप दूर नहीं करेंगे। ये मीटिंग्स कब हुई हैं जिसमें ये आपने कहा? ये तकरीबन पिछले, मैं जेल से आया हूँ 26, पिछले 2 महीने के अंदर अंदर। ये अब तो हम पहले हफ्ते में मई के जी बिल्कुल। ये मार्च और अप्रैल में हुई है, बल्कि मार्च में हुई। मैं खुद पेश हुआ। हाँ। ये पार्लियामेंट की कमेटी है, नेशनल असेंबली की कमेटी है। हाँ। रियाज फतियाना साहब चेयरमैन है, वहाँ गवर्नमेंट के मेंबर नहीं, अपोजिशन के मैं मेंबर नहीं हूँ। मैंने उससे दरख्वास्त ही मैं पेश होता हूँ। मैं पेश हुआ, पौना घंटा उन्होंने मुझे दिया। मैंने उनको प्रेजेंटेशन दी
कि ये तब्दीली चाहिए और क्यों चाहिए, इससे खराबी क्या पैदा होती है और उसका कैसे तब्दील होगा, सब बना के दिया। एक हमने ड्राफ्ट भी कंसोलिडेट कर दिया। फारूक नाइक तो साहब, ये मार्च की बात है? ये मार्च की बात है। ठीक, ये सब रिकॉर्ड में है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, कौमी असम्बली के रिकॉर्ड पे, असम्बली आजकल बंद है, तो वहाँ पर फारूक नाइक साहब को बिल भी उसमें डाल दिया, एक ड्राफ्ट बनाया, ऑर्डिनेंस भी डाल दिया, जो मैंने इश्यूज रेज किए वो भी डाल दिए। ठीक, एक डॉक्यूमेंट हमने बना दिया कि भाई ये चेंजेस चाहिए। ठीक, उसके बाद वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया। अब उस कमेटी की हैसियत भी खत्म हो गई है मेरे ख्याल में। अब हुकूमत को नया ऑर्डिनेंस लाना चाहती है तो ले आए, उस पर बात उसके बाद से मीटिंग्स नहीं हुई? नहीं, उसके बाद कोई मीटिंग तो हुकूमत जो से असद उमर साहब दो मीटिंग्स की बात कर रहे हैं, वो फिर मार्च की मीटिंग्स होंगी? बिकॉज अब तो जी हम मार्च की बात कर रहे होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोरोना के अंदर कम से कम अप्रैल के महीने में कोई मीटिंग हुई हो। नॉट टू योर नॉलेज? कम से कम कोई मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर हुई है तो बता दें किससे हुई है, किस प्लेटफॉर्म पे हुई है, अच्छा, और किस मकसद के लिए हुई है। 18वीं तरमीम के हवाले से जो सारी कहानी चल रही है गुज़श्ता 10 दिन से, उसके हवाले से आपको अप्रोच किया गया? नहीं जी, अप्रोच किस बात पे करेंगे कि हम इसमें 18वीं तरमीम तो आइन का हिस्सा बन चुकी है। अब आपने आइन को अमेंड करना है, हाँ। आप बिल ले आए। हुकूमत आइन को अमेंड करना चाहती है, एक बिल बनाकर ले आए कौमी असम्बली में, हाँ। हम उस पर बहस कर लेंगे, उसको एग्री कर लेंगे, डिसएग्री कर लेंगे। तरीका ये होता है। 18वीं तरमीम, मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ, जो लोग बातें करने पड़ी नहीं है, 18वीं तरमीम के 3 बड़े हिस्से थे। सबसे इंपॉर्टेंट था कि ज़ियाउल हक का 18 दफ़ा नाम था, वो निकाला गया, ठीक है, जो 8वीं तरमीम में आया था, ठीक, निकाला गया। दूसरा था 58(2)B खत्म किया गया, ठीक हो गया, जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम से हमने कन्वर्ट किया बैक टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक, 6 हुकूमतें शिकार हुई 58(2)B की। 6 हुकूमतें, 6 हुई? 6, 85, 88, 90, 93, 97। 85, 88, 90, 93 और बिल्कुल सही 6 हो गई मेरे ख्याल में, या 5 हैं, 6 समझ लें। 85, 88, 90, 93 और उसके चले बाद 97 उसका नहीं हुई, लेकिन 96, उसी किस्म 5 हो गई, 5 हो गई। हाँ, उसी किस्म के एक मामले जुनेजो साहब की हुकूमत, जी, पहली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की 20 महीने की हुकूमत, फिर आई नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, इसहाक डार, नवाज शरीफ की आई, फिर गई, फिर आई, फिर गई। हाँ, फिर आई, फिर गई, नहीं, फिर पीपल्स पार्टी की नहीं, वो 2 दफा गई थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, फिर 58(2)B के 2 दफा यूज हुआ 58(2)B जी, उसके खिलाफ। 58(2)B माशाल्लाह। अब तो नौजवान बड़े यंग हैं, उनको पता नहीं है सारे फैक्ट्स का, क्योंकि जी। एवरेज पाकिस्तानी मैं और आप उम्र ही जो रह है 30-35 साल से कम है। बिल्कुल सही है। 2 दफा यूज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया और फिर यूज किया, जी। फिर यूज हुई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अक्टूबर-नवंबर 1996 में। जी, ठीक है जी, 96 में। फिर खत्म कर दिया उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने उसको 1997 में खत्म कर दिया था ना। नहीं, 58(2)B रह गया था ना सर, खत्म किया था तो उसने फिर वो मार्शल लॉ लगाया ना, इसमें मुशर्रफ को क्यों आना पड़ा? नहीं, 58(2)B सर अमेंडमेंट कर दी थी ना, 14th अमेंडमेंट और समथिंग। 14th अमेंडमेंट, ये उसमें था। देखिए सर, मुझे आपसे इतने बड़े नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे नहीं, याद आ गया। अगर वो सेफ्टी क्लॉज होता तो वो प्रेसिडेंट को मूव करते, प्रेसिडेंट अलवी को मूव करते उस जमाने अलवी के साहब नहीं थे, नहीं, मेरा मतलब उस जमाने क्या? जो भी इक्विवेलेंट होता अलवी साहब का, उसको मूव करते, उनको बेसिकली तौर पर पार्लियामेंट हाउस में प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में दाखिल होने की जरूरत ना पड़ती। नहीं, गन पॉइंट शायद वो ना करते। नहीं तो अच्छा नहीं है वैसे, एक वो अपनी जगह कुछ लोग ये भी चले, कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं वैसे, कुछ प्रेसिडेंशियल पावर खत्म की गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब तक वो सेफ्टी क्लॉज था सिस्टम में को होना चाहिए, ताकि एस्टैब्लिशमेंट को डायरेक्टली फिजिकल कोएर्शन ना करनी पड़े। इसके बारे में क्या ख्याल है? सेफ्टी क्लॉजेज, जिन्होंने सेफ्टी क्लॉजेज ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है ना, मैं आपको हकीकत से कहता हूं, अगर 90 वाली मियां नवाज शरीफ की हुकूमत अपनी टर्म पूरी करती, आज मुल्क में मुस्तकिल जमहूरियत होती और मुल्क की इकॉनमी काफ़ी स्ट्रांग होती। अच्छा, ये किस बेसिस पे कहते हैं आप? जो उस हुकूमत की परफॉर्मेंस थी, जो उसने स्टेप्स लिए थे, आप उस वक्त को भूल गए। पूरे एशिया में, बल्कि पूरे शायद दुनिया में सबसे इनोवेटिव स्टेप्स पाकिस्तान के थे। प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन ऑफ इकॉनमी, मेजर स्टेप्स, सब ने हमें फॉलो किया, उन्होंने कंटिन्यू किया, वो कामयाब हो गए। हम हुकूमतें तोड़ते रहे 58(2)B से, और हम यहाँ बैठे। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े स्टेप्स उठाए लिबरलाइजेशन के हवाले से, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ में जो लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर की वो तो ठीक नहीं निकली। नहीं, बिल्कुल वो भी ठीक है। आपने मौका दिया, आज बड़ा बर्डन उठाया हुआ प्राइवेट सेक्टर ने, आप वो रोक नहीं सकते इन चीज़ों को। प्राइवेट सेक्टर बर्डन उठाती है, हुकूमत अपनी जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं भी नहीं करूँगा, उनको भी नहीं करने दूंगा। ये लिबरलाइजेशन होती है ना। आपने बैंक्स खत्म किए, बैंक सारे गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड थे, खत्म हुए, प्राइवेटाइजेशन हुई, एक प्रोसेस जारी हो गया।
बहरहाल वो एक लंबी ये डिबेट तो है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये दरमियान में हमारी एक डाइग्रेशन जी, हो गई। तो अब 18वीं तरमीम के हवाले से आपको अप्रोच नहीं किया गया, कुछ प्रेसिडेंशियल पावर्स खत्म की गई और फिर जो सूबों को था कंकरेंट लिस्ट खत्म हुई, सूबों को इख्तियारात दिए गए। ठीक है, अब एक तवाज़ुन कायम हो गया। अब आप उसको वापस लेना चाहते हैं, उसकी कौन से शेख को वापस लेना चाहते हैं ये बता दें। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वक्त मेरे पास वो क्लिप नहीं है, लेकिन मतलब मैंने देखा है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर थे और मिफ्ता इस्माइल आपके डिफेक्टो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मिफ्ता इस्माइल ने भी 18th अमेंडमेंट के हवाले से क्रिटिकल स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल हो गया, इम्बैलेंस पैदा हो गया। कुछ आपने भी कहा उस वक्त। नहीं, हमने 18 कुछ कहा था आपने। बिल्कुल कहा है, मैं आज भी कहता हूँ। हाँ, वो क्या था? वो है एनएफसी अवार्ड के बारे में। 7th NFC अवार्ड के बारे में। उसके बाद भी एनएफसी अवार्ड आज भी आप चेंज कर सकते हैं। 18th अमेंडमेंट के हवाले से आपने कोई 18th अमेंडमेंट में एक फ्लोर है एनएफसी अवार्ड पे। जिस दिन 18th अमेंडमेंट पास हुई उससे आप कम नहीं दे सकते प्रोविंसेस को, फ्लोर है, वो एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? कि जिस सतह पे उस दिन एनएफसी अवार्ड था, फ्यूचर एनएफसी अवार्ड उससे कम नहीं होंगे, सूबों को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आप वहीं पे भी रख सकते हैं और ज्यादा भी दे सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ठीक। अब इशू ये है, फर्ज करें वो निकाल दें, आप ले आए, आप ये अमेंडमेंट ले आए कि फ्लोर खत्म कर दें। ठीक है, ठीक है, ये अमेंडमेंट है, सपोर्ट करेंगे आप? वो आइन की अमेंडमेंट है, आगे बात कर लेना। नहीं, तो 18th अमेंडमेंट भी तो आइन की अमेंडमेंट है ना। नहीं, आइन में अमेंडमेंट आपने नहीं करनी है ना, आप उस इशू को खत्म करना चाहते हैं। ये अगर हुकूमत कह दे कि हम ये करना चाहते हैं, हम सूबों को पैसे नहीं देना चाहते, सूबे अपने पैसे खुद कमाएं, कोई बात नहीं, ठीक है, ये डिबेट हो जाएगी। पाकिस्तान क्या आप देखना, ये तो आप इतनी मासूमियत से करें। आपको पता है कि उनके पास ना सेनेट में नंबर है ना नेशनल असेंबली में नंबर है। जब तक वो पहले आपसे बात नहीं करेंगे बिहाइंड द सीन्स, आकर हमें कन्विंस करें ना। पाकिस्तान में बिहाइंड द सीन्स नहीं होता, ये चीज अवाम के सामने होगी। आप क्यों खत्म करना चाहते हैं? तो 18th अमेंडमेंट कौन सी अवाम के सामने हुई अवाम थी? के सामने हुई थी। कहाँ हुई थी? तीन साल 18th अमेंडमेंट पे काम होता रहा, कमेटी बनी रही। 3 साल नहीं, 9 महीने। जी, जब तीन साल काम होता रहा, वहां पर प्रेस बैठी होती थी, अवाम के सामने 2009 में की ना 18th अमेंडमेंट पास। जी, तो 2008 में तो गवर्नमेंट आई नहीं, है। 2011 में ऐसी पास हुई है। चले जब भी हुई, चले 9 महीने मैं चले, मैं आपकी बात मान रज़ा रब्बानी साहब की जो कमेटी थी, उसकी कोई चीज तो मीडिया के सामने आई नहीं। वो तो आपस में ही बातचीत करते थे बंद होकर। रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो अमेंडमेंट पास हुई रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो कितने मिनट में आज आप उसमें बड़ा वाजे था कि क्या कर रहे हैं। उसके बड़े खदख्वाल मौजूद थे कि कंकरेंट लिस्ट खत्म करनी है, हमने ज़ियाउल हक का नाम निकालना है, हमने प्रेसिडेंशियल पावर्स को लिमिट करना है। ज़ियाउल हक का नाम निकालना तो बड़ा बहाक था, निकाल दिया आपने, बड़ा अच्छा नहीं, किया। आसान काम नहीं है। क्यों? आप निकाले ना, उसका फुटप्रिंट नहीं है। 10 मतलब है 95 से नहीं निकला था। नहीं, देखिए, आप उसका नाम निकाले, आप उसका 85 से वो पड़ा हुआ था। आप उसका नाम निकालें, आप उसका फुटप्रिंट नहीं निकाल पा रहे जी, आप सारे मिलकर उसका फुटप्रिंट नहीं निकाले ना, हम तैयार हैं, निकाले। कहाँ तैयार है? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सर क्या कह रहे हैं, कहाँ कौन तैयार है? अगर आपने आइन अमेंड करना है, आप एक डिबेट आइन की अमेंडमेंट पर रख लें, बिल्कुल रख लें, हम तैयार हैं। बहुत सी सूबों की जरूरत है, आइन को अमेंड करना है, सूबों की जरूरत है, बताएं, शुरू करें, बिस्मिल्लाह, सूबों की बात कर लें। आपने एनएफसी अवार्ड खत्म करना है, बात कर लें। अच्छा, एनएफसी अवार्ड का मेन डिफेक्ट आपके हिसाब से क्या है? जब मिफ्ता इस्माइल की भी चीखें निकल गई। देखें, डिफेक्ट यही है कि उसकी जो बैलेंस है, पावर परसेंटेज सूबों की ज्यादा है। 55% सूबों को फाइनेंस जा रहा है टैक्स रेवेन्यू का। जी, 55%, एम आई राइट? उसमें अगर आप जो सेस लगा रहे हैं ना, क्योंकि कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती है सेस को, तो पेट्रोलियम लेवी जैसे हमने कई दफा कोशिश की, स्ट्राइक डाउन हो गया। इस तरह जीआईडीसी है, वो भी स्ट्राइक डाउन हो जाता है। ये रेवेन्यूज हैं जो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट को आते हैं। ठीक है, मसलन आप 2-3 तरीकों से, एक आप आइन में लिख दें कि जो डिफेंस बजट है वो मिनहा करके डिविजिबल पूल बनाया जाएगा। ये एक तरीका है, ये डॉक्टर साहब ने इसका कहा। क्या मतलब? यानी जो डिविजिबल पूल है सूबों समेत, एक जो टैक्सेस आते हैं ना, वो 2 जगह जाते हैं। एक सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को पास और रहते फिर हैं, बाकी सूबों के, बाकी उसको डिविजिबल पूल कहते हैं, जो डिवाइड होता है एनएफसी तो अवार्ड। सूबों को डिविजिबल पूल को भी डिफेंस का जो बजट है वो वहां से भी आए। वो वहां से नहीं, वहां से अभी नहीं आता, नहीं आता ना, आना चाहिए। अभी फेडरल गवर्नमेंट, आप उसको मिनहा कर दें और बाकी को डिविजिबल पूल रखें, या आप डेट सर्विसिंग को मिनहा कर दें। बिल्कुल सही है, क्योंकि डेट सर्विसिंग, तो इसके लिए आप तैयार हैं? जी, बात कर रहे हैं ना, आप ले आए, हुकूमत अपना ज़हन तो बताए ना। अमेंडमेंट में हमेशा हुकूमत अपना ज़हन बताती है, मैं ये करना चाहता हूं। क्योंकि अब मैं देखें, अब मसला आपका ये, स्पेकुलेशन तो हो रही है कि जहन क्या बता रहे हैं, वो तो ठीक ठाक डील कर रहे हैं आपके साथ।
कौन सी डील? अच्छा, मैं अभी बात करता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव की डिस्कशन है, जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद इसे मजीद कंटिन्यू करते हैं, बहुत से क्वेश्चन है मेरे जहन में आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान के एक्स प्रीमियर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। डिस्कशन को हम उसी पॉइंट से आगे बढ़ाते हैं। जब आपने कहा ना कि डिविजिबल पूल पे बुनियादी तौर पर ये कर सकते हैं तब्दीली, आपकी क्या रिकमेंडेशन है एज एक्स प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान के? कैसे आपने फेस किया ना, कई महीने तक आपने ये चीज़ देखी है इम्बैलेंस, क्या आप दे दें रिकमेंडेशन? देखिए, रिकमेंडेशन जो भी दें, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट की ख्वाहिश होती है कि पैसे ज़्यादा हमारे पास रहें, लेकिन बात ये है अभी 45% है फेडरल गवर्नमेंट के पास, अभी तकरीबन 42%, 42% या शायद उससे भी कम है थोड़ा, और तकरीबन 58% सूबों के पास जा रहा है। जी, उसमें हम कुछ देते रहे हैं वॉर एंड टेरर के लिए भी, फिर कुछ सिंध को देते रहे, ऑक्ट्राई उनका ख़त्म हुआ था उसके लिए देते रहे हैं, फिर हम आज़ाद कश्मीर को कुछ देते हैं, जीबी को देते हैं, फिर हम जो इसके अलावा देते हैं जो पुराने खर्चे थे, हाइडल प्रॉफिट्स, केपी को, आज़ाद कश्मीर को, पंजाब को, इनको हाइडल प्रॉफिट्स मिलते हैं। ठीक है, ये पुराने थे, वो चले आ रहे हैं। मेरे जहन में, मैं उतना मुज़ाहिरा आया, मैं तो मिनिस्टर भी नहीं, लेकिन तो आप तो प्राइम मिनिस्टर थे। मेरे हिसाब से फेडरल गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े खर्चे हैं उसको अपनी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट चलानी है, उसको फेडरल ब्यूरोक्रेसी के तनख्वाहें देनी है, उसको न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट के बहुत से ऐसे खर्चे चलाने हैं जो शायद इतने विजिबल भी ना होते हो, उसको इंटेलिजेंस कम्युनिटी चलानी है, उसको और साइंटिफिक बहुत सी चीज़ें करनी है, उसको लिएज़ों रखना है दुनिया के साथ। और कौन से बड़े खर्चे हैं फेडरल? देखिए, मैं मोटे मोटे खर्चे बता देता हूँ। सबसे बड़ा आपका खर्चा डेट सर्विसिंग है। डेट सर्विस मैं भूल गया जी, हमारे ज़माने में 1700 अरब था, आज 3200 अरब है। ठीक है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। बिल्कुल सही। और डेट सर्विसिंग, डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग आपका इशू है, फॉरेन डेट्स आपका इशू नहीं है। अच्छा, यू श्योर ऑफ दैट? जी, 17 वो मैनेज हो सकता है, ये मुश्किल है, उसमें आपका खर्चा बड़ा कम है, ये आप नंबर्स देख लें। फिर आपका और डोमेस्टिक डेट बढ़ता जा रहा है, ठीक, बेपनाह इजाफा हो रहा है। सो बेसिकली आप समझते हैं कि जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया हुआ है ये बेसिकली अनवाइज किस्म की सिचुएशन है। 1500 अरब आपको लगा है पिछले साल में, आपका पूरा डिफेंस एक्सपेंडिचर 1500 अरब नहीं है। मैं अजाफी की बात कर रहा हूं, जो आपने इंटरेस्ट रेट की वजह से डेट सर्विसिंग बढ़ाई है वो 1500 अरब है, डिवैल्यूएशन इंटरेस्ट रेट। आपका डिफेंस बजट 1500 अरब नहीं है। ये आपके दो बड़े खर्चे हो गए। तीसरा बड़ा खर्चा आपका जो फेडरल गवर्नमेंट के चलाने का होता है, वो तो इतना नहीं होना चाहिए, वो 400-450 अरब है। ठीक, जैसे ये तनख्वाहें हैं फेडरल गवर्नमेंट की। जी, तनख्वाहें हैं, अखराजात हैं, जो सब याशी करते हैं, ये सब सियासतदान करते हैं, वजीर करते हैं, उसमें तनख्वाहें होंगी ना, सबसे ज्यादा तो तनख्वाहें होंगी ना। जी, तनख्वाहें है ना, तो मैं यही कह रहा हूँ, ये उसको याशी समझा जाता है। ठीक, कि इसमें हम कट कर देंगे। कट क्या करेंगे? उसमें लोगों को तनख्वाह नहीं देंगे। हाँ। फिर आपका चौथा होता है PSDP, ठीक है, जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। नहीं, वो तो सूबों का ज्यादा होता है। नहीं, फेडरल गवर्नमेंट का फेडरल PSDP भी होती है। वो कितना है अंदाजा? वो हमारे जमाने 1 खरब पे हम ले गए थे। 1 खरब का बजट था, मेरे ख्याल 800 अरब हमने खर्च किया। ठीक है, अब वो आ गया तकरीबन 400 अरब पे। 400 इतना स्लैश कर दिया। जी, स्लैश कर दिया। हमेशा यही होता है कि जब भी डेफिसिट होता है तो आप उसको स्लैश कर देते हैं, पूरा हो जाता है। बाकी तो 3 आप चेंज नहीं कर सकते, ना डेट सर्विसिंग चेंज कर सकते हैं, ना डिफेंस, ना करंट एक्सपेंडिचर। ठीक, वहीं से कट होता है। ये बड़े खर्चे हैं। अब इसमें जो सबसे मुश्किल है वो तो फिर डोमेस्टिक डिफेंस सर्विसेज हो गया। यानी अगर डिफेंस को डिफेंसिबल पूल, डिविजिबल पूल में ले भी जाते हैं तो ये जो कर्जों के ऊपर, जो डोमेस्टिक कर्जे हैं, जो अंदरूनी कर्जे हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे हो रहा है, इसका क्या कर सकते हैं आप? उसका कुछ नहीं कर सकते। तो खुद का इतना ज्यादा हो गया। इंटरेस्ट रेट को लो रखें, इंटरेस्ट रेट लो रखें, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। देखिए, ये जब इकॉनमी में ग्रोथ होती है ये सब मामला दब जाते हैं। आपका सबसे बड़ा मसला है कि दबेंगे ना जब आप अपने अखराजात को बढ़ाएंगे नहीं। अगर आप देखिए ना, आमदनी में इजाफा तो हुआ है ना पिछले 10 साल में, 15 साल में हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ पे हुआ है? 2008 से अब तक नहीं हुआ। जी, हुआ है ना। हाँ, तो अखराजात भी बढ़ गए। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अखराजात बढ़ा दिया। वो ग्रोथ इतनी नहीं है कि आपको सस्टेन कर सके। आपने इकोनॉमी को ग्रोथ देनी है, आप सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं कर सकते ऑन इट्स ओन। अभी सर आपने खुद कहा ना कि आपने जो डोमेस्टिक डेट के ऊपर जो आपने अंदरूनी कर्जा लिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट आपकी 1500 से बढ़ के अब कितनी 3200 के करीब थी। तो ये भी आपका अखराजात बढ़ गए। अखराजात है ना, आप ना बढ़ाते इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया आपने? उसका फायदा क्या हुआ आपको? ठीक, आपने 1500 का एडिशनल डेफिसिट क्रिएट कर दिया। ठीक, हमने जितनी रेवेन्यू ग्रोथ PMLN की गवर्नमेंट ने दी है शायद किसी ने हिस्ट्री में नहीं दी, हमने दी। डॉलर रेट को मुस्तहकम रख के। हाँ, अगर आप डॉलर रेट जैसे इन्होंने डिवैल्यू कर दिया,
आपकी आधी इनकम पोर्ट से आती नहीं, लेकिन वो तो आपके होते हुए भी डिवैल्यू हुआ ना, वो यही नहीं, कहते नहीं, हैं हमने- कि जब मिफ्ता इस्माइल आपके, तो आपने डिवैल्यूएशन का जी, प्रोसेस मैंने किया एक 110 से मैनेज डिवैल्यूएशन थी, वो जरूरी थी एक्सपोर्ट्स के लिए, उसके रिजल्ट भी आना शुरू हुए। आपने आके 40% डिवैल्यू कर दिया। अब उसका इम्पैक्ट इन्होंने डेफिनेटली किया आईएमएफ के प्रेशर में। आईएमएफ से पहले कर दिया था। नहीं, आईएमएफ के पास जाने के लिए। नहीं, आईएमएफ से पहले कर दिया था। ये आईएमएफ के बाद इन्होंने कहा जी हम बहुत लायक हैं, आईएमएफ नहीं जाएंगे, हम खुद मैनेज सर करेंगे। शुरू में तो आके जब इमरान खान साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच की 25 जुलाई को या 26 जुलाई को, तो उसमें उन्होंने एक ऐसा इंप्रेशन दिया कि मैं नहीं जाऊंगा आईएमएफ, तो डॉलर नीचे आ गया। उससे पहले 132 तक पहुंचा हुआ था, फिर वो आ गया 117, 18, 15 पे बिकता नहीं था। फिर उसके बाद इन पे प्रेशर पड़ा आईएमएफ पे जाने, इनको आईएमएफ के पास जाना पड़ा। वो उसका मलबा आपके ऊपर डालते हैं, वो कहते हैं कि उनको 7 महीने के बाद गए। अगर ये पहले दिन ये फैसला कर लेते तो ये प्रेशर्स ना आते। इन्होंने खुद डिवैल्यू किया, ये सारी हिस्ट्री का हिस्सा है। वैल्यू किया आईएमएफ को खुश करने के लिए। डिवैल्यू जी, आईएमएफ खुश नहीं, खुश क्या कर रहा है? आप जा नहीं तो खुश क्या करना है उनको? ना जाएं। आईएमएफ को जबरदस्ती तो घर नहीं आता, आप खुद जाते हैं। आईएमएफ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। ठीक है। जब सब कुछ दुनिया में नहीं मिलता आप उसके पास जाते हैं। ठीक। तो अब मसला ये है कि आपने ये सब कुछ कर दिया, रेवेन्यू ग्रोथ आनी चाहिए थी वहीं से, क्योंकि जब आप नहीं आई। आधी आपके जो इनकम है पोर्ट से आती है, राइट। ठीक है, ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था, वो भी नहीं आया। अच्छा, ये इस साल का रेवेन्यू, हाँ। इस साल का रेवेन्यू पिछले साल के रेवेन्यू से हमने कम है, 4000 अरब कलेक्ट किया था। हाँ। इस दफा कम होगा, उतना भी नहीं। हालांकि 55 का टारगेट रख के उससे आप कम कलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब ये वो इंतहाई मुश्किल पेचीदा किस्म की सूरत हाल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सूबों और वफाक के दरमियान, जिसकी खातर वो चाहते हैं कि 18वीं तरमीम में 18th अमेंडमेंट में तरमीम की जाए। आगे बात करें ना, फिर उनको बताएंगे कि अगली बात क्या है। वो नहीं कर रहे बात। मैं अगली बात आपको बता देता हूँ, मैं अगली बात ही बता देता हूँ। देखिए, आप बोरो नहीं करेंगे, सुबह बोरो करेंगे, ठीक है, बात तो वहीं पहुंच जाती है। अच्छा, अब ये जो फिर उमर चीमा साहब ने, जिनको एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में एक सर्टन उनका एक स्टेटस और मुकाम है पाकिस्तान में, ये उनकी मई 2 की जो स्टोरी है, इसमें तो वो ये बहुत ही एहतमाद से दावा कर रहे हैं कि आपके दरमियान और हुकूमत के दरमियान proposed NAB law to undo Nawaz's conviction amid talk on the 18th amendment, कि एक क्विड प्रो को हो रहा है। हुकूमत चाह रही है 18वीं तरमीम में आपकी मदद, आप कह रहे हैं कि नैब के लॉ में इस तरह से तरमीम करें 15A के अंदर, ताकि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिले। ये देखिए, मैंने उमर चीमा साहब को, इन्होंने मुझे रब्ता किया था, मैंने सारी बात समझाई थी। ठीक, मैंने कहा जो अमेंडमेंट है नैब की, वो कौमी असम्बली की कमेटी में मौजूद है। ठीक, ठीक है, जो हम चाहते हैं, जो अपोजिशन चाहती है, राइट, ठीक है। अगर उसमें उस अमेंडमेंट से मियां नवाज शरीफ को कोई फायदा नहीं मिलता, ये भी समझ लें, ठीक है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की 2 कन्विक्शंस हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट ने 62-63 के तहत की है, ठीक है, उसका इससे कोई ताल्लुक और एक लाइफ कन्विक्शन कर दी हुई है फॉर उमर भी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले किए हैं ना, कि इसमें ये भी कहा ना कि फॉर लाइफ, सियासत से ना, हाँ। वो उनका फैसले हैं, हाँ, ठीक है ना, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से नैब के कानून में तब्दीली हो जाए, मेरे तरफ एक क्वेश्चन आता है। वो नैब के कानून के तहत नहीं था। हाँ, नहीं था ना, नहीं तो था। उनको तो फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा। जी नहीं फर्क पड़ेगा। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं? मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने समझाया भी था इनको, आपको भी समझा लेता हूं। खाली ये तो नहीं कह रहे सारा आधा मीडिया, 75% मीडिया ये लगा भाई। अगर 75% मीडिया पढ़ना नहीं चाहता, कोई चीज समझना नहीं चाहता, मैं क्या कर सकता हूं? I was just confused कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए कि बिकता ज्यादा है ना, बिकता ज्यादा है। मैं तो कहता हूं आप एक और लिख दें उसके अंदर कि जो कुछ नैब कानून का है, जो अमेंडमेंट है, इसका इतलाक नवाज शरीफ और मरीम नवाज में नहीं होगा, ये भी लिख दें, कोई बात नहीं है। शाहिद अब्बासी भी लिख दें, फिर PMLN लिख दें, फिर मुल्क तो बचाए ना। नहीं, लेकिन फिर क्या मुल्क इस बीमारी से बचाए जिसका नाम नैब है। नहीं तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे, मैं यही कह रहा हूं। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैब कानून के तहत नहीं था, ठीक है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, अगर आप ये अमेंडमेंट पढ़ें, इसमें लिखा हुआ है कि जो ट्रायल्स हो चुकी हैं, इसका इतलाक उस पर नहीं होगा, अमेंडमेंट्स पे, वो सेटल्ड मैटर्स हैं। अच्छा, ये तो बड़ी ये भी इंटरेस्टिंग बात की, लेकिन इस पे तो बाकायदा लिखा है कि इन अ मीटिंग अरेंज एट हिज प्लेस ऑन April 24। इसमें गालिबन एक बिजनेसमैन की तरफ इशारा है, शायद इकबाल ज़ैद अहमद साहब की तरफ इशारा है। इन अ मीटिंग अरेंज एट हिज प्लेस ऑन April 24, यानी अब से 10 दिन पहले, अ ड्राफ्ट वॉज प्रिपेयर्ड। शाहिद खाकार अब्बासी रिप्रेजेंटेड PMLN एंड फारूक H नायक वॉज फ्रॉम PPP साइड। ये मैं हैरानगी की बात है, मैंने को समझाया था, मैं कहती मेरी कोई मीटिंग फारूक नायक साहब से नहीं हुई, लेकिन उनका जो ड्राफ्ट है वो उस डॉक्यूमेंट में इंक्लूडेड है, जो मुश्तरका ड्राफ्ट है अपोजिशन का। ठीक है, फारूक नायक साहब ने एक बिल कौमी सेनेट की
स्टैंडिंग कमेटी से पास करवाया हुआ है। Right. सेनेट ने वोट नहीं किया। हाँ। वो बड़े पॉजिटिव है उसके बारे में, तो हमने उसकी शिकें भी उसमें डाल दी थी, गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस भी डाल दिया था, अपनी भी जो बातें थी वो भी डाल दी थी। वो एक ड्राफ्ट मौजूद है। अच्छा, इसमें तो फिर इट हैज हाउएवर बीन लर्न्ड दैट नवाज शरीफ वाज नॉट फॉर अमेंडमेंट्स, ही इंसिस्ट ऑन स्क्रैपिंग नैप ऑल टुगेदर। ये है फैक्ट कि नवाज शरीफ साहब, हमारा पहला मौक़िफ़ यही था, हम शुरू यही से करते हैं। ठीक है, कि इस बीमारी को ख़त्म करें, ठीक है, इनको जिम कर दें FIA के अंदर एज अ वाइट कॉलर विंग, राइट, वहाँ ये ऑपरेट करें। अच्छा, चंद दिन पहले ये था कि नवाज शरीफ साहब से राब्ता कायम किए गए हैं लंदन में इन तमाम चीज़ों के हवाले से, उसमें कोई हकीकत मेरे नॉलेज में नहीं है। नॉट यू मेरे नॉलेज में नहीं है। राब्ते की ज़रूरत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, कमेटी के पास है, उसको देख लें, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप चाह रहे हैं कि जो भी अमेंडमेंट करनी है पहले उसको हुकूमत कमेटी के सामने ले आए ताकि उस पर डिबेट हो सके। जी, हुकूमत, हमने तो अपना मौक़िफ़ रख दिया है ना, ठीक है, कमेटी के सामने मौजूद है। अब वो कमेटी शायद ख़त्म हो गई है, ये ऑर्डिनेंस ही लैप्स कर गया। नहीं, लेकिन इस मुल्क की तारीख में तो जो भी चीज़ें होती हैं वो इस्लामाबाद के किसी घर में होती हैं या लाहौर के किसी घर में होती हैं। हम चाहेंगे उसको तब्दील कर दें, इस्लामाबाद के फॉर्म हाउस में, कौमी असम्बली में इस्तेमाल कर लें, पहली दफ़ा आप ज़िंदगी चाह रहे में। हैं कि फॉर्म हाउस में फैसले ना हो? नहीं, मैं तो उसको फार्म हाउस नहीं कहता, एनिमल फार्म की मैंने बात जरूर की थी। किसको फॉर्म हाउस नहीं कहते आप? कौमी असम्बली को। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एनिमल फार्म का नहीं, था। मैं ये कह रहा हूँ चेक शहजाद के फार्म हाउसेस में जो नहीं, फैसले, नहीं, वो ये फार्म हाउस से निकल आए। मैंने नहीं कहा असेंबली कौमी को। असम्बली में आ जाए, वहाँ आके बात कर ले। अच्छा, अब जो ये है कि जनाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान एक टेंशन है, लीडरशिप कॉन्टेस्ट है बेसिकली। कुछ पार्टी के कुछ धड़े समझते हैं कि मरीम नवाज को लीडर होना चाहिए, एक धड़ा समझता है कि शहबाज शरीफ साहब को लीडर होना चाहिए। उस पर आप कहाँ खड़े हैं? ऐसा कोई धड़ा नहीं है, मैं कहीं नहीं खड़ा हूँ। मेरे सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, मेरे लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब हैं, मेरी पार्टी के रूह अवाम नवाज शरीफ साहब हैं। कोई धड़े नहीं है। मरीम नवाज नायब सदर है, मैं सीनियर नायब सदर हूँ, शहबाज साहब सदर हैं। तो इतनी खामोश क्यों है बहुत अरसे से? जब वो बोलती थी तो आप कहते बोलती क्यों हैं, जब वो चुप थी आप कहते चुप क्यों हैं, जब वो बाहर आई तो बाहर क्यों आ गई। ये उनकी मर्जी है। उन्होंने यहाँ आकर वजाहत कर दी थी, उन्होंने कहा जब मेरी पार्टी ने मुझे चाहा मैं पार्टी के लिए हाजिर हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है, लास्ट टाइम आप मेरे पास आए थे तो LNG के हवाले से मैंने पूछा तो लोगों ने बाद में मुझे बड़े लोगों ने फ़ोन किया जो एनर्जी के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा जी शायद खाकान वासी साहब स्मार्ट आदमी हैं, आपको गोलियां देके चले जाते हैं। उनसे सिर्फ ये पूछ लें कि कोरोना से पहले LNG के रेट $2 पर MMBTU हो चुका हुआ था इंटरनेशनल मार्केट में, और ये कई सालों से था कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो नई चेंजेस आई हैं, उसके नतीजे में LNG नोज डाइव कर सबको जाएगी। यहाँ बुला लें आपके प्रोग्राम पे, आके मेरे मुंह पे बात कर लें। मैं आपको आज बता सकता हूँ कि आप कैसे सैकड़ों मिलियन डॉलर सालाना बचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो तो कहते हैं ना आपने महंगा कर लिया, जबकि ये मुझे गिरफ्तार कर लेना यार, इंतजार क्यों कर रहे हैं? गिरफ्तार तो किया था मैं तो आपको बता रहा हूँ, इसमें नहीं गिरफ्तार किया, इसमें नहीं किया, उन्होंने टर्मिनल में गिरफ्तार किया, जो दुनिया का सबसे सस्ता तरीन टर्मिनल है। वो कहते हैं कि जो इकबाल सर अहमद ने ओपन कंपटीशन से किया उसकी टर्म्स बड़ी मुख्तलिफ थी, आपने क्लोज बिडिंग की। बिल्कुल ज्यादा सख्त थी। नहीं, आपने क्लोज बिडिंग वो पहली कोई क्लोज बिडिंग नहीं थी। इकबाल सर अहमद उसमें भी था, पहले वाले में भी था। उनसे उनके बिड प्राइस पूछ लें, $1 से ऊपर की बिड प्राइसेस पाकिस्तान में आती नहीं है। ठीक है, हमने 66 सेंट में किया था, फिर उसकी कैपेसिटी बढ़ाई और 46 सेंट करा दी। तो आप क्या बात कर रहे हैं? अगर ये LNG, आज मैं आपको मशवरा, अगर ये हुकूमत में अकल होती, ये इस मुल्क से सिंसियर होते, आज LNG के 2 और 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको $2.5 के करीब मिल रहे हैं। आपकी जो अपना इस वक्त बिल्कुल आपका अपना जो आप इस वक्त गैस निकालते हैं मुल्क के अंदर, जितना भी वक्त $6 के लगभग है। आपसे बात करने के लिए वो कम होता है, लेकिन वक्त हमारा खत्म हो गया। नाज़रीन, आज इतना ही। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत दिलचस्प डिस्कशन थी। उम्मीद है कि आपने भी कुछ ना कुछ इससे हासिल किया होगा। आज इतना ही, फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।